जिलों के, राज्य के, तो वहाँ के छात्रों के तमन्ना होती है कि हमारा भी नामांकन जेएनयू में, क्योंकि काफी कम दर में यहाँ से लोग पीएचडी करते हैं। और जब जेएनयू आने के बाद वो तमाम अखबार के स्रोतों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है कि लगातार यहाँ के जो फंड है, यहाँ का जो अनुदान है, उसमें कटौती किया जाता है। तो मुझे एक छोटी सी मैंने बचपन में कहानी पढ़ी, तो उस कहानी को मैं दोहराना चाहूंगा। एक राजा हुआ करते थे, उस राजा के एक अंधा व्यक्ति उनके राज्य में रहा करता था। तो अंधा व्यक्ति जाहिर सी बात होता है, कुछ काम दाम होता नहीं था, तो अंधा व्यक्ति दिन भर राजा को बहुत अच्छा से भोजन कराते थे, अंडा मीट मछली खिलाते थे, मिठाई वगैरह। और वो चौक चौराहे में बैठता था, वो चाय की दुकान में बैठता था, पान की दुकान में बैठता था, लोगों के भी चर्चा करता था कि राजा जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ्री में उनको खाना मिलता था। तो एक दिन राजा जी को पता चला कि भाई ये तो अंधा बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये जहाँ भी बैठता है, फल की दुकान में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, किसी नाश्ते की दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में, तो मेरी चर्चा करता है, मेरी तारीफ करता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि इसकी आंखों का इलाज कर दिया जाए। तो फिर एस्टिमेट बनाया जाता है, मंत्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसकी आंखों का इलाज किया जाए। तो मंत्री जी से रोकते हैं कि राजा साहब खबरदार, अगर आप चाहते हैं तो बकायदा इसकी खुराकी में बढ़ोतरी कर दी जाए। अगर इसको आप 2 अंडा खिलाते हैं तो 4 अंडा खिलाइए, क्योंकि अगर इसकी आंखों का इलाज होगा तो सबसे पहले आपकी कृत्यों को देखें, और ये पहला ऑपरेशन ये बंदा खुद करेगा। इसका अच्छा है आप इसको अंधा ही रखें, बल्कि इसकी खुराक को डबल करें। तो यही आज हमारे राजनेताओं का, सत्ताधीशों का उद्देश्य। शिक्षा का जीएसटी कितना होगा? 18%, और उसको सोना खरीदना 3% में हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सत्ता से सवाल करे, कोई नहीं चाहता इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल करे, कोई नहीं चाहता पीएम केयर फंड पर सवाल करे, कोई नहीं चाहता कि आज जिस प्रकार हमारा देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, उससे हटकर हम एक ऐसी व्यवस्था को कायम करें जहां अमीर और गरीबों के बीच अंतर ना। इन विषयों पर कोई सुनना नहीं चाहता है। तो लिहाजा आज जेएनयू के सामने जो समस्या आई है, तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो अगर सवाल नहीं पूछता है तो जेएनयू से पूछता है। इसलिए आज सरकारों की नजर यहाँ के प्रति नकारात्मक रही है। लेकिन मुझे आशा है इस नकारात्मक वातावरण में भी जेएनयू के संबल छात्र, जेएनयू के विचारवान छात्र इस देश को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। मेरा परिचय है जयराम कुमार महतो। मैं भी आपकी तरह एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार का बेटा हूँ। और 2 वर्ष पूर्व मैंने एक छात्र मूवमेंट में एंट्री करने का काम किया था। और जब मैंने मीडिया के सामने में आया, उनके बीच सभाओं में मैंने अपनी बातों को रखने लगा, तो लोगों के बीच हमारा प्रचार प्रसार होने लगा, लोग मुझे डिमांड करने लगे, मैं उनके बीच जाने लगा। और चूंकि जब लोग मुझे सुनने लगे तो मेरे साथ भी होने लगे। तो लोगों ने मुझे कहा कि अब आप स्टूडेंट लीडर ना होकर अगर आप कुछ मुद्दों पर अगर हमारा साथ देंगे तो बेहतर होगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आता है जमीन को लेकर, क्योंकि वो माइंस एरिया है, आप लोग भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कोयला हम देते हैं, सबसे ज्यादा खनिज संपदा हम देते हैं, 40% देते हैं, 27% कोयला हम देते हैं। तो उन मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी, विस्थापन के मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जब मैं दिल्ली आ रहा था तो कुछ महिलाओं का टीम मेरे पास पहुंचे, और उन महिलाओं की टीम ने हमसे कहा कि बाबू आप दिल्ली जा रहे हैं तो सदन इस बात को उठाइएगा, क्योंकि गांव घर की महिलाएं हैं, उनको उतना आइडिया नहीं कि हम संसद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको ये अभी भी मालूम नहीं कि हम चुनाव हारे हैं। आज भी उनको लगता है कि हम चुनाव सांसद है, उनका एमपी हैं, और वो 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। ये सिंदरी विधानसभा का मामला है, ये एफसीआई हर्ल का मामला है, जहां 1942 के आसपास उनका जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उनको ना आज तक मुआवजा मिला है, ना आज तक नियोजन मिल पाया है। आज भी लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बिल्कुल धनंजय राव ने बढ़िया बात कहा कि क्षेत्रीय मुद्दा कुछ नहीं होता, एक्चुअली नेशनल मुद्दा होता है। जमीन अधिग्रहण का विषय नेशनल है, माइंस का विषय नेशनल है, लेकिन उन विषयों को जो नेशनल इश्यू होते हैं, जो नेशनल का विमर्श होता है, वहां स्थान नहीं मिल पाता, जिस कारण आज हमारे राज्य की ये दशा है और हमारा राज्य लगातार उपेक्षित हो रहा है। तो इसलिए आज जब हम लोग पॉलिटिक्स में आए, आप लोगों से सुनते होंगे कि मैंने कई दर्जन जूते घिस जाते हैं जब उनको एक पार्षद का चुनाव लड़ने का ऑफर मिलता है किसी पार्टी से। और आप विश्वास कीजिए, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी 1 साल नहीं हुआ, 18 जून आएगा तब हम लोग का 1 साल होगा कि हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे। यानी 1 साल के कम समय में हम लोग चुनाव लड़े, और बाकायदा हम लोग 8 लाख वोट लेके आए। 8 लाख, और जिस सीट से हम गिरिडीह से लड़े थे 3,47,000 वोट लेके आए। अभी इंडिपेंडेंट और फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मैं भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में ये फर्स्ट अवसर, ये पहला अवसर है कि कोई लड़का 1 साल के दरमियान चुनाव लड़ता है और पहले प्रयास में 3.5 लाख वोट लेके आता है। 27-27.5%। जो दूसरे स्थान पे थे उनका 29 था, जो पहले पायदान पे थे उनका 34 से 35 था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लियर कट बात किया, हम लोगों ने टू द पॉइंट बात किया, उन समस्याओं को निराकरण करने पर बात किया, इसलिए लोगों का हमने भरोसा दिया। अब बिल्कुल जब ये देश का चुनाव था तो लोग देश स्तर की बातें करते थे,
कई न्यूज़पेपर और चैनल इस बात को भी लिखते थे कि राम के नाम के आगे कब तक टिकेंगे जरा। और जब हमसे सवाल होता था कि आप कब तक इनका मुकाबला करेंगे, हमने कहा कि देखिए हमारी लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई विस्थापन की है, हमारी लड़ाई पलायन की है। और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा, तब तक हम लोग इस चुनाव में रहेंगे। और लिहाजा चुनाव में हम लोग रहें। और चुनाव में हम लोग का पिछड़ने का कारण यही था, जो दुनिया जानती है कि 3-3.5 लाख वोट एनडीए के रहते हैं साइलेंट, और 3.5 लाख वोट ठीक उसके अपोनेंट के रहते हैं कि जो उसको हरा पाएगा। वो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, एनडीए का प्रत्याशी हो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, उसकी विचारधारा कैसी हो, वो आपराधिक मामला हो, वो अच्छा है कि नहीं, कोई मामला नहीं, दोनों का 3.5 लाख साइलेंट वोटर होता है। उस भीड़ में एंट्री करना, और हम लोग अपने आप को पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था वो भी अभी नहीं हुआ। हमारा ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना हमें अभी सिंबल अलॉटमेंट हुआ है। 8 लोकसभा में हम लोगों को 4 सिंबल मिला। मेरा गैस सिलेंडर था, हमारे 2 साथियों का कैंची था, एक का गन्ना किसान था, 2 का हेलमेट था। तो उन परिस्थितियों के बाद भी हम लोग लगभग 8 लाख वोट 8 लोकसभा से, यानी एवरेज 1 लाख मान सकते हैं, हम एक लोकसभा से लेकर आए, जो कि मतलब आसान काम नहीं होता। तो इसलिए ये चीजें हम लोग इसलिए हासिल कर पाए कि राज्यवासियों को हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि आपके नेता जब चुन के जाएंगे, आपके वोट से चुन के जाएंगे, तो आपके जैसे हो। जैसे जब हम काम करते हैं, अच्छी सैलरी आके हम और टी-शर्ट में आके हमें एक शर्ट लेकर आए, जींस लेकर आए, बोला नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। हम बोले नहीं, हम जनता के लीडर हैं, मेरी जनता जो अफोर्ड कर पाएगी हम उसी ड्रेस में आएंगे, अगर एंट्री नहीं मिलेगा हम झारखंड वापस चले जाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो जनता को हम लोगों ने ये संदेश दिया कि आपका वोट है, क्योंकि जो तारीख थी वो 25 मई का तारीख था, 44 डिग्री का टेम्परेचर था, आप झुलसते में वोट देंगे, और जो आपके बीच चुनाव जीत के जाएगा वो ऐसी के कमरे में जाकर भाग से बैठेगा, तो आपका लीडर नहीं है। इसलिए आप अगर हम चुन रहे हैं तो आप विश्वास जताइए, हम आपके जैसे हैं और आपके जैसे बन के रहेंगे। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 2200 बूथ आता है, उसमें हम लोगों ने मात्र 1200 से 1400 बूथ में एजेंट रखा था। 1000 बूथ में हमारा एजेंट भी नहीं था। 1 रुपया हम लोगों ने बूथ खर्च के नाम पर किसी को नहीं दिया था कि 1 रुपया आप बूथ खर्च के नाम पे ले लीजिए, कुछ भी हम लोग नहीं दिए थे। बस हमने इतना कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट करें। हमने ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो बाकी जो नेता हैं वो क्या करते हैं, पहले चुनाव जीतते हैं और सबसे पहले अपना जमीन देते हैं। और मेरा भी मानना है कि आज के दौर में इंसान की सबसे अहम संपत्ति जमीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि एक इंजीनियर गारंटी नहीं लेगा कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा। आज जो भाई लोग जेएनयू पढ़ते हैं, जो बहन लोग जेएनयू पढ़ते हैं, वो भी गारंटी नहीं लेगी उनका बच्चा जेएनयू में ही पढ़ेगा। जो डॉक्टर है वो गारंटी नहीं लेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान गारंटी लेगा कि उसके पास खेत सलामत रहेगा, उसका बेटा खेती करके जीविका उत्पादन करेगा। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपने क्षेत्र के बाहर कहीं एक जमीन नहीं। आज हमारे झारखंड या फिर बाकी जो स्टेट के लीडर आप भी देखते होंगे, ये फार्म हाउस इनका है, यहाँ से इतना दूरी तक 100 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक यहाँ इनका साम्राज्य। तो हमने जनता पे विश्वास दिलाया कि अगर आपके लीडर हैं तो हमारा सारा चीज दिनचर्या आपके जैसा, हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं। अगर हमें आपसे अलग जरा सी क्वालिटी है तो फिर आप अपना वोट मत दीजिए, हम आपके लीडर नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर एक झारखंड की धरती से एक सुंदर मैसेज आया है, और उस मैसेज को हम लोग 4-5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है वहां हम लोग लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो पैसे का बात आता है, जो हमेशा चैलेंज रहता है पॉलिटिक्स में, वो चैलेंज हमारे झारखंड में सब्जियों को बाजार में बेचकर हम लोग एकत्रित करेंगे शायद 10 से 15 लाख रुपया। यानी विधानसभा की तैयारी हमारी अभी से हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जनता को विश्वास में कैसे लेते हैं, क्या उनके विश्वासों में ढल पाते हैं कि नहीं। और हम लोग पूरा 2 साल जो हम लोग का बेटा उनके विश्वासों को हमने जीतने का काम किया। आज हम लोग जब चुनाव था लगभग 4 बजे 5 बजे सुबह तक हम लोग सभाएं करते थे, 7 बजे उठ के फिर चले जाते थे। और हम लोग इस प्रकार से अपना स्ट्रगल किए कि जनता को लगा कि हाँ ये बच्चे झूठ नहीं कह रहे हैं, जो ये बच्चे हमारे बीच आए हैं ये बदलने वाले लोगों में से नहीं हो। निसंदेह हमें जब हम लोग अपना ग्रोथ होने लगा तो दोनों राजनीतिक दलों ने हमें ऊपर किया, इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए गठबंधन में भी, क्या हमारे टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, आपको लड़ना ही है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि देखिए आप दिल्ली में बैठ के झारखंड को नहीं देख सकते, आप दिल्ली में बैठकर हमारे झारखंड को नहीं देख सकते हैं, अतः हम झारखंड की आइडेंटिटी के साथ आपके दिल्ली में प्रवेश करेंगे और दिल्ली में बैठकर आपसे सवाल करेंगे कि हमने 40% आपको खनिज दिया, बदले में आपने 40 मिनट का मीटिंग झारखंड के पीओ में।
तो आज इसलिए उनको हम लोगों ने दरकिनार किया, उन राजनीतिक दलों को दरकिनार किया कि हम लोग जैसा भी होगा, क्योंकि हमारी जो ये राजनीति है वो चुनाव के हार जीत से ऊपर, चुनाव के हार जीत से बियॉन्ड की हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं। हम लोग जहां से छोड़ के जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी उसको वहां से स्टार्ट करेगी। लेकिन आज अगर हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, आज अगर हम लोग अपने उद्देश्यों से समझौता करेंगे, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी के पास जनता के बीच खड़ा होने का अवसर नहीं मिल पाएगा, वो जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता दिया जनता के विश्वास को, हमने प्राथमिकता दिया कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है वो जिंदा है। तो कुल मिलाकर ये लोकसभा का चुनाव काफी हम लोग के लिए सीखने के लायक रहा। और अब थोड़ा सा बात करते हैं झारखंड के विषय में। देखिए झारखंड जो है उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि झारखंड का असल अर्थ क्या है। झाड़ का मतलब होता है जंगल और खंड मतलब होता है जमीन। तो अगर हमारे राज्य को अगर देखा जाए और अगर हमारे राज्य को सुरक्षित किया जाए तो बस उसके नाम को सुरक्षित किया जाए, झाड़ यानी जंगलों। अगर हमारे जंगल सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे जंगलों का अवैध कटाई नहीं होगा, उद्योगपतियों के हाथों में हमारे जंगलों का बेचा नहीं जाएगा, तो हमारा